नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र यादव लर्न एंड प्रेप राजस्थान के यूट्यूब चैनल पर सभी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन करता हूं। सभी साथियों से निवेदन करता हूं लाइव सेशन को जल्दी से ज्वाइन कर लीजिए। आज की हमारी जो क्लास होने वाली बहुत ही शानदार और मजेदार और जानदार रहेगी साथियों। एक बार कमेंट करके बता दीजिए मेरी आवाज आप तक क्लियर पहुंच रही या नहीं पहुंच रही। सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। लोकेश जी कुमार जी को राधे राधे, दिलकुश जी गुजर, दीक्षा जी गुजर को हार्दिक स्वागत अभिनंदन, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। और शिवम जी का हार्दिक स्वागत करता हूं मैं। प्रद्युमन जी मीणा को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। और आयुषी मीणा जी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा। यहां पर आज की जो क्लास रहेगी साथियों बहुत ही शानदार, बहुत अच्छी लेवल की क्लास रहेगी। इसमें आपके संपूर्ण तरीके से जितने भी प्रश्न बनते हैं सभी प्रकार से आपके, चाहे आपके स्टेट लेवल हो या फिर सेंट्रल लेवल के क्वेश्चन होते हैं, वो दोनों को कॉमन करके पढ़ाता हूं साथियों। जल्दी से कमेंट करिए साथियों। बिल्कुल क्लियर आ रही है, प्रद्युमन जी ने बता दिया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। एक बार क्लास को जरूर शेयर कर देना साथियों। और मुझे ये बता देना आज जितने भी क्वेश्चन करेंगे अपन, उस क्वेश्चन के लास्ट में आपको स्कोर बताना है कि किन विद्यार्थियों का कितना स्कोर सही निकला है। जो अभी विद्यार्थी क्लास को देख रहे हैं एक बार शेयर कर दीजिए और वीडियो में एक बार लाइक कर दीजिए, कमेंट कर देना। कमेंट बॉक्स में आपको एक यहां पर आपको टेलीग्राम लिंक, जो चैनल टेलीग्राम लिंक दिया गया, उसे भी आप एक बार ज्वाइन कर लेना साथियों। प्रदीप जी वर्मा जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है, जय श्री कृष्णा। अशोक महावर जी को गुड इवनिंग साथियों, गुड इवनिंग आपको। देखिए साथियों, हम बात कर रहे हैं डेली का करंट अफेयर। अपनी क्लास चलती है, आज 25 फरवरी है और 25 फरवरी का अपना जो करंट अफेयर की क्लास है बहुत ही शानदार, मजेदार और जानदार क्लास रहेगी साथियों। शुरुआत करते हैं, प्रश्न श्रृंखला की ओर बढ़ते हैं। देखिए भैया, करंट अफेयर का जो अपना पहला क्वेश्चन आपके सामने है साथियों। क्वेश्चन को एक बार पढ़िए और क्वेश्चन को एक बार यहां समझिए, क्या रहेगा आपका सही प्रश्न का आंसर। देखिए, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस निम्न में से किस दिन मनाया जाता है? रवि कांजी लोधा जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। और आज का पहला क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है स्क्रीन के ऊपर। सभी विद्यार्थी कमेंट कर दीजिए साथियों। आपके सामने जो क्वेश्चन है, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस निम्नलिखित में से किस दिन मनाया जाता है? ऑप्शन ए आपके सामने 23 फरवरी, ऑप्शन बी 24 फरवरी, ऑप्शन सी आपके 25 फरवरी, ऑप्शन डी आपके 26 फरवरी। आपको हालांकि डायग्राम देखकर, यहां पर इमेज देखकर आपको पता चल रहा होगा कि यार ये जो आपका सेंट्रल आपका जो उत्पादक शुल्क दिवस है वो आपको यहां पर भी दे रखा है। देखो 24 फरवरी दे रखा है, तो बिल्कुल सही आंसर आपको दिख रहा होगा, ऑप्शन नंबर 20 सही आंसर है दोस्तों। ये भारतीय केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस, ये आप जानते हैं यहां पर भारत में प्रति वर्ष कब मनाया जाता है दोस्तों? 24 फरवरी को मनाया जाता है। 24 फरवरी को मनाया जाता है। किसके लिए मनाया जाता है दोस्तों? तो ये भी याद रखना, केंद्रीय उत्पाद शुल्क दिवस। और यहां पर आपको ध्यान रखना है जो आपका नमक अधिनियम और केंद्रीय उत्पाद शुल्क, इन दोनों के अधिनियम के अनुसार इसे भारत में 24 फरवरी को मनाया जाता है प्रति वर्ष। ऑप्शन ए बिल्कुल, सॉरी, ऑप्शन बी आपका बिल्कुल सही आंसर है और वो है आपका 24 फरवरी। बिल्कुल अजय योगी जी का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है। प्रद्युमन जी बिल्कुल सही बता रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल करेक्ट है। रविकांत जी लोधा जी का बिल्कुल राम राम, राधे राधे। प्रदीप जी भी यहां बता रहे, लगभग सभी प्यारे छात्र बता रहे जी, बिल्कुल सही आंसर है आपका। बात कर लेते हैं आगे, थोड़ा सा हम इसके बारे में जानकारी बता देते हैं। भारत में हर साल 24 फरवरी को केंद्रीय उत्पादक शुल्क दिवस मनाया जाता है। इसकी शुरुआत की गई थी दोस्तों 1944 में। कब की गई थी? 1944 में इसकी शुरुआत की गई थी। और केंद्रीय उत्पाद शुल्क और नमक अधिनियम की स्थापना के उपलक्ष्य में, किसकी स्थापना के उपलक्ष्य में दोस्तों? नमक अधिनियम और केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम की स्थापना के उपलक्ष्य में इसे मनाया जाता है। इसकी स्थापना कब की गई थी दोस्तों? 1944 में। तो भारत में प्रति वर्ष 24 फरवरी को ये दिवस मनाया जाता है। तो मैंने आपको कहा था कि दिवस से संबंधित आपको प्रश्न देखने को जरूर मिलेंगे साथियों। आगे बात करते हैं अगले प्रश्न की। और अगला प्रश्न बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, आपने देखा भी होगा, सुना भी होगा। नहीं देखा, नहीं सुना है तो हम इस क्वेश्चन को आपको बताते हैं और देखिए, पढ़िए से। निम्न में से किस देश को 2024 में आईपीओ
के जरिए फंड जुटाने में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? निम्नलिखित में से किस देश को 2024 में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने में पहला स्थान प्राप्त हुआ है? आपके सामने चार ऑप्शन है साथियों, चार ऑप्शन को आपको पढ़ना है। ऑप्शन ए इंग्लैंड, ऑप्शन बी चीन, ऑप्शन सी अमेरिका, ऑप्शन डी आपका भारत। तो यहां पर जल्दी से कमेंट करिए साथियों, और उम्मीद करता हूं आपके आज की क्लास में बहुत अच्छे अच्छे प्यारे क्वेश्चन आपके लेकर आया हूं साथियों। याद रखना, जीवन में अपनी सफलता पाने के लिए मेहनत करना पड़ेगा, और मेहनत करने के लिए आपको जीवन में संघर्ष करना जरूरी है, एक टारगेट बनाना जरूरी है। वक्त नूर को बेनूर बना देता है, वक्त फकीर को हुजूर बना देता है। वक्त की कदर कर ले ए बंदे, वक्त कोयले को कोहिनूर बना देता है। तो जब तक आप अपने जीवन में वक्त को समय नहीं दोगे, जब तक अपना टारगेट फिक्स नहीं करोगे, जब तक अपन गोल को अचीव नहीं कर सकते हैं, जब तक आपको पढ़ते ही रहना, मेहनत करते रहना, जिंदगी में तब तक सफलता ना मिले, जब तक आप अपनी मंजिल को ना छोड़ना। बहुत बढ़िया बच्चे आंसर दे रहे हैं, बहुत बढ़िया, बिल्कुल सही। जी बिल्कुल, कमेंट करके बताइए साथियों, कमेंट करिए जल्दी से, क्या रहेगा इसका सही आंसर। आपको याद रखना, निम्नलिखित में किस देश को 2024 में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने में पहला स्थान प्राप्त हुआ? तो याद रखना भारत देश को। किसको मिला है दोस्तों? भारत देश को। बिल्कुल इसका सही आंसर है आपका ऑप्शन नंबर डी, बिल्कुल करेक्ट आंसर है साथियों, याद रखना। चलते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी बता देते हैं आपको। 2024 में आईपीओ के जरिए फंड जुटाने में भारत को पहला स्थान, कौन सा स्थान दोस्तों? भारत को पहला स्थान प्राप्त हुआ है हाल ही में जारी इंडस वैली रिपोर्ट 2025। याद रखना दोस्तों, हाल ही में जारी इंडस वैली रिपोर्ट 2025 के अनुसार भारत को 2024 में आरंभिक सार्वजनिक पेशकश आईपीओ में पहला स्थान दिया गया है। किसमें दिया गया दोस्तों? आईपीओ में पहला स्थान दिया गया है। किसके अनुसार? तो क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, इंडस वैली रिपोर्ट 2025 के अनुसार। यू भी आ सकता है कि भारत को आईपीओ में पहला स्थान किस रिपोर्ट के अनुसार दिया गया? इंडस वैली रिपोर्ट 2025 के अनुसार दिया गया है। ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल डी सही आंसर रहेगा, भारत देश पहला स्थान पर है। यहां पर आईपीओ के पूरे अगर फुल फॉर्म अगर बात करते हैं तो याद रखना, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग्स, ये आपका बिल्कुल ये यहां पर फुल फॉर्म में दोस्तों, कभी अगर आपका फुल फॉर्म पूछ लिया जाए, ये भी आपको जानकारी में ध्यान रखना है। बिल्कुल बात करते हैं जी, बिल्कुल अजय जी बता रहे हैं, प्रद्युमन जी बता रहे हैं ऑप्शन नंबर डी इंडिया भारत देश बता रहे। बिल्कुल साथियों, कमेंट जरूर कर देना साथियों, और आप एक बार क्लास को शेयर कर देना मित्रों। जहां तक है क्लास अगर आप शेयर करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा, और जब मुझे अच्छा लगता है तो मैं आपके लिए फिर जान लगा के पूरी मेहनत करता हूं, क्योंकि आप ही मेरे हौसले हो और आप ही मेरी बुलंद आवाज यहां पर निकलवाते हो दोस्तों। क्योंकि आप मुझे दिखते रहेंगे तब तक मेरी आवाज जाबाज की तरह रहेगी। चलते हैं आगे, क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो भैया, आपके सामने भारत और किस देश के बीच छठा सैन्य अभ्यास, भारत और किस देश के बीच छठा सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन किया जा रहा है? याद रखना साथियों, भारत और किस देश के बीच में छठा सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन किया जा रहा है? ये आपको इमेज दिख रही होगी, ये दो देशों के मध्य में ये छठा अभ्यास सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। और यहां पर आपको पता होना चाहिए, ये भी आपको दिख रहा होगा, इमेज में भी आपको लग रहा होगा, यहां पर दो देश के तिरंगे लग रहे हैं दोस्तों। सबसे ऊपर आपका भारत देश का तिरंगा दिख रहा होगा, सबसे ऊपर आपका भारत देश का तिरंगा दिख रहा होगा। तो याद रखना, भारत और जापान, भारत और जापान देश के बीच में छठा सैन्य अभ्यास यहां पर किया जा रहा है, इसका आयोजन किया जा रहा है। बिल्कुल अंकिता मीणा जी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, राम राम। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर रहेगा, जापान। तो भारत और जापान के बीच में कभी क्वेश्चन आ जाए, भारत व जापान, जापान के बीच कौन सा सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन किया जा रहा है? तो ये भी याद रखना, छठा, कौन सा? छठा। तो यहां पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है आपका, याद रखना दोस्तों। थोड़ा सा हम इसके बारे में जानकारी बता देते हैं। जापान और भारत, देखो जापान में भारत और जापान के बीच, जापान में भारत और जापान के बीच छठा सैन्य अभ्यास धर्म गार्डियन शुरू किया गया है। यह अभ्यास 24 फरवरी से 9 मार्च तक, कब किया जा रहा है दोस्तों? 24 फरवरी से 9 मार्च तक
ये जापान के ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स में आयोजित किया जा रहा है। कहां किया जा रहा है? जापान के ग्राउंड सेल्फ डिफेंस फोर्स में ये किया जा रहा है। कितनी तारीख को किया जा रहा है दोस्तों? तो 9 मार्च 24 फरवरी से 9 मार्च तक। कितने? 24 फरवरी से 9 मार्च तक ये 2025 में आयोजन किया जा रहा है। भारत और जापान के जो सीमाएं जो देश है आपके दोस्तों, आपको याद रखना, ये जो सैन्य अभ्यास होते हैं इनमें एकताओं के लिए जुटाने के लिए, आप जानते हैं कि भाई दो देशों की सेनाएं एकजुट होकर काम करें, इसलिए सैन्य अभ्यास को किया जाता है, सम्मेलन को आयोजित किए जाते हैं। यहां पर बिल्कुल आपके सामने तो 24 फरवरी से 9 मार्च तक ये सैन्य अभ्यास किया जा रहा है। याद रखना दोस्तों, इस अभ्यास की शुरुआत 2018 में शुरू की गई थी। कब की गई थी? 2018 में इसकी शुरू की गई थी। इसके पहले 5वां संस्करण जो किया गया था वो भारत के राजस्थान में किया गया था। कितनी तारीख को किया गया था? तो दोस्तों याद रखना, फरवरी और मार्च में किया गया था। कहां पर किया गया था? याद रखना, तो इस सैन्य अभ्यास का 5वां संस्करण फरवरी मार्च 2024 में भारतीय सेना के महाजन फील्ड रेंज में, यह कहां पड़ता है दोस्तों? राजस्थान में। तो राजस्थान में किया गया था। 5वां संस्करण कहां पर किया गया था? भारत के राजस्थान राज्य में किया गया था, यानी भारत देश में किया गया था 5वां संस्करण। और यह कहां है? महाजन फील्ड रेंज राजस्थान में, वहां पर आयोजित किया गया था। एक और चीज आपको बता देते हैं, भारत और जापान के बीच किए जाने वाला सैन्य अभ्यास कौन कौन से हैं? तो ये भी आपको याद रखना, भारत और जापान के बीच किए जाने वाले जो सैन्य अभ्यास है वो कौन कौन से हैं? तो आपको बता देता हूं, मुख्यतः बहुत सारे होते हैं। अब कौन कौन से सैन्य अभ्यास किए जाने वाले हैं तो आपको बता देता हूं। पहला, धर्म गार्जियन। पहला कौन सा कर रहे हैं दोस्तों? धर्म गार्जियन। इसके अलावा अगर आपके बात आती है कौन कौन से अभ्यास और किए जाने बाकी है, तो आपको ध्यान रखना, एक तो जापान और भारत समुद्री अभ्यास भी करेगा, इसके लिए भी आयोजन करेगा। वीर गार्जियन भी करेगा। सैन्य अभ्यास जो सिन्यो मैत्री है उसको भी करेगा। मालाबार अभ्यास भी करेगा और मिलान अभ्यास भी करेगा और सहयोग केजिन अभ्यास भी करेगा। ये सभी अभ्यास दोस्तों कौन करेंगे? भारत व जापान देश के बीच सैन्य अभ्यास किए जाएंगे दोस्तों, ये याद रखना। तो ये सभी सैन्य अभ्यास कौन से देशों के बीच में किया जाएगा? भारत और जापान देश के बीच में किया जाएगा, इन दोनों देशों के मध्य। चलते हैं, बात करते हैं। बिल्कुल यहां पर बहुत बढ़िया, प्रद्युमन जी का बिल्कुल सही आंसर आया। बाकी बच्चों का मीनाक्षी जी, मनीषा जी का भी बिल्कुल सही आंसर आया। और भी बच्चे कमेंट करिए साथियों, एक बार उम्मीद है आपसे, कमेंट करके बता दीजिए जल्दी से। बहुत बहुत धन्यवाद। धर्मेंद्र जी मीणा का हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। और बहुत बढ़िया, सही टाइम पे आप यहाँ लाइव सेशन से ज्वाइन कर लिया आपने और बहुत अच्छे क्वेश्चन आपके लिए लेकर आए हैं साथियों। चलते हैं, बात करते हैं आगे क्या कहता है क्वेश्चन। देखिए भाई, क्वेश्चन नंबर 4 और 4th क्वेश्चन आप कह रहा है, महिला शांति सैनिकों के लिए किस शहर में पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है? याद रखना दोस्तों, पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, महिला शांति सैनिकों का पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन कहां आयोजित किया जा रहा है? 4 ऑप्शन आपके सामने। ऑप्शन ए वाशिंगटन डीसी, ऑप्शन बी म्यूनिख, ऑप्शन सी नई दिल्ली, ऑप्शन डी टोक्यो। यहां पर कौन सी जगह पर महिला शांति सैनिकों के लिए जो अभ्यास किया जा रहा है, सम्मेलन किया जा रहा है, ये कहां पर किया जा रहा है? इमेज आपको लग रहा होगा दोस्तों, देखिए इमेज में आपको लग रहा है यहां पर जो आपकी भारतीय टीम है और भारतीय देश की जो बॉर्डर के अनुसार बात करता हूं मैं, तो इसमें आपको देखो आर्मी की जो ड्रेस दिखाई दे रही है भारतीय टीम की। तो याद रखना दोस्तों, कहां पर किया जा रहा है? तो याद रखना नई दिल्ली में। कहां पर किया जा रहा है? नई दिल्ली में। तो ये कभी भी आ जाए क्वेश्चन, पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन महिला शांति सैनिकों का कहां से जगह किया जा रहा है? भारत देश में। और भारत देश में भी कहां पर कर रहे हैं दोस्तों? तो याद रखना नई दिल्ली में। कहां कर रहे हैं? नई दिल्ली में। ऑप्शन नंबर बिल्कुल सी सही आंसर है। याद रखना साथियों, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल इज द करेक्ट आंसर है आपका। बात कर लेते थोड़ा सा महिला सैन्य अभ्यास के बारे में। देखो, महिला शांति सैनिकों के लिए जो पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन
कौन सा पहला अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित नई दिल्ली में, कहां पर किया जा रहा है दोस्तों, नई दिल्ली में आयोजित होगा। ये कब हुआ था दोस्तों, तो याद रखना ये 25 फरवरी को, 24 और 25 फरवरी को नई दिल्ली में, 24 और 25 फरवरी को नई दिल्ली में महिला शांति सैनिकों के लिए पहला सम्मेलन आयोजित किया गया। अभी आपके सामने 24 और 25 फरवरी को पहला अंतरराष्ट्रीय महिला शांति आपका जो सैनिक अभ्यारण्य ये जो अवगत कराया गया था दिल्ली के अंदर। इस सम्मेलन में वैश्विक दक्षिण से 35 देश के सैनिक योगदान देने वाले देश की जो महिला शांति सैनिक इसमें शामिल रहेंगे। इस सम्मेलन में 35 देश से जो महिला सैनिक है दोस्तों वो इसमें भाग लेंगे, लिया था मतलब भाग लिया था, क्योंकि 24 और 25 तारीख को यह फरवरी में हुआ था, 2 दिन के लिए हुआ था। कहां हुआ था, नई दिल्ली में हुआ था, इसका आयोजन हुआ था दोस्तों। बहुत बढ़िया, अंकिता मीणा जी बता रहे हैं यहां पर ऑप्शन नंबर सी, बंसी लाल जी का अहिर का हार्दिक स्वागत अभिनंदन है, राधे राधे जय श्री कृष्णा, और इनका भी बिल्कुल सही आंसर आया, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही आंसर। प्रद्युमन जी का भी बिल्कुल सही आंसर है। जल्दी से कमेंट करिए साथियों। आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन की। इस क्वेश्चन को आप जब तक पढ़िए बताइए मुझे, जल्दी से कमेंट करके बताइए साथियों, जल्दी से पढ़िए। बच्चों के आंसर आ रहे हैं, बहुत बढ़िया। चलते हैं क्वेश्चन की ओर, पढ़ते हैं। देखिए साथियों, जॉन मैकफॉल, क्या नाम है दोस्तों, जॉन मैकफॉल किस देश से संबंधित है जिन्हें अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन पर जाने वाले पहले विकलांग, ये भी याद रखना दोस्तों, पहले विकलांग अंतरिक्ष यात्री चुना गया है। यानी जॉन मैकफॉल किस देश से संबंधित है जिन्हें अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन पर मिशन पर जाने के लिए पहले विकलांग, इनकी देखिए एक टांग ये यहां पर क्या हो रही है दोस्तों, कटी हुई है, ये बिल्कुल भी काम नहीं होती है, तो ये विकलांग है जिनका नाम है जॉन मैकफॉल। तो ये कौन से देश से संबंधित है दोस्तों, जो वहां पर अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन मिशन में जाने के लिए पहला व्यक्ति चुना गया, जिनका पैर क्या है दोस्तों, दाहिना पैर क्या है, अपंग है दोस्तों। याद रखना, दाहिना पैर काम नहीं करता है, बिल्कुल कटा हुआ, क्योंकि ये 16 साल की उम्र में क्या हुआ था, मोटरसाइकिल जब चला रहे थे तो दुर्घटना में इनका पैर क्या हो गया था दोस्तों, कट गया था। तो उस जगह से ही मतलब उस समय से ही इनके पैर में क्या है दोस्तों, यहां पर नया पैर नकली वाला लगा दिया गया है। तो फिर भी ये क्या है दोस्तों, अंतरिक्ष के लिए इन्हें चुना गया है। तो यहां पर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बच्चों के आंसर। बिल्कुल आपके बच्चों के आंसर आ रहे हैं। प्रद्युमन जी ऑप्शन नंबर डी की ओर बढ़ रहे हैं। यहां पर सभी विद्यार्थियों का जो आंसर आ रहा है दोस्तों, याद रखना, यहां पर जो बच्चों का आंसर आ रहा है ये कहां के हैं दोस्तों, तो बिल्कुल सही आंसर है इंग्लैंड के। कहां के हैं दोस्तों, इंग्लैंड के। याद रखना दोस्तों, ये इंग्लैंड के, और ये स्पेस दे रखा है, अंतरिक्ष दे रखा है, ये आपका अंतरिक्ष है। इस अंतरिक्ष के अंदर ये खड़े हैं दोस्तों, जो आपको बता रहे। तो यहां पर पहले व्यक्ति है जो इंग्लैंड के है और जॉन मैकफॉल है, जिन्हें अपंग व्यक्ति होने के बावजूद भी अंतरराष्ट्रीय स्पेस स्टेशन में मिशन में ये क्या होगा, इसमें शामिल हो गए। तो यहां पर बिल्कुल बच्चों के आंसर आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी सही आंसर आ रहे हैं। देखो भाई, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी बता देते हैं। ये 43 वर्ष के हैं दोस्तों, जॉन मैकफॉल कार्डिक यूके के रहने वाले हैं, जो आपके 19 साल की उम्र में, कितने साल की उम्र में, 19 साल की उम्र में मोटरसाइकिल दुर्घटना में इनका पैर घुटने के ऊपर से क्या हो गया दोस्तों, खो गया है। दाहिना पैर क्या हो गया, घुटने के ऊपर से खो गया है। जॉन मैकफॉल ने एथलेटिक्स को आगे बढ़ाया और 2008 में कांस्य पदक भी जीता दोस्तों। 2008 में कौन सा पदक जीता, कांस्य पदक जीता। यहां पर बहुत बढ़िया, यहां जो आपके सामने है, तो ये इस व्यक्ति से संबंधित आपको अगर प्रश्न पूछ लिया जाए, इन्होंने कांस्य पदक कब जीता था, 2008 में जीता था दोस्तों। कब जीता था, 2008 में जीता था। तो ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन की बात कर रहे हैं, तो आगे अगला क्वेश्चन आपके सामने है, और वैसे आपको फोटो दिख रहा होगा। निम्न में से कौन एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं दोस्तों।
निम्न में से कौन एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले खिलाड़ी बन गए हैं? फोटो देख के तो तुम्हें लग रहा होगा कि आपने अभी थोड़े दिन पहले मैच देखा होगा, भारत और पाकिस्तान का जो मैच देखा होगा, भारत व पाकिस्तान का जो मैच देखा होगा, जिसके अंदर विराट कोहली ने क्या लगाया था? शतक लगाया था, एक शतक लगाया था, बहुत अच्छा शतक लगाया था। तो आपने देखा होगा, जब यही फोटो आपने वहां देखी होगी, इस प्रकार से बल्ला ऊपर किए देखा होगा। बहुत बढ़िया, कोहली पाकिस्तान के मैच में बॉस ने सबसे ज्यादा रन भी बनाए थे। और बिल्कुल सभी बच्चों के सही आंसर आ रहे हैं। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों, तो यहां पर ये कह रहे हैं कि एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाले जो खिलाड़ी है वो कौन बने? विराट कोहली। कौन बने दोस्तों? विराट कोहली बन गए। अगर मैं बात करें इससे भी तेज बनाने वाले रन कौन थे, तो याद रखना सचिन। पहले नंबर पर आते हैं सचिन, पहले नंबर पे आते हैं दोस्तों सचिन। दूसरे नंबर पे आते हैं तुम्हारे श्रीलंका के, और श्रीलंका के जो है आपके एक खिलाड़ी का नाम है, आपको ध्यान रखना है। क्या नाम है दोस्तों? थोड़ा सा नाम याद नहीं आ रहा अभी, लेकिन ये तीसरे नंबर की खिलाड़ी है दोस्तों, याद रखना, विराट कोहली। तीसरे नंबर के खिलाड़ी विराट कोहली। थोड़ा सा हम इसके बारे में जानकारी बता देते हैं दोस्तों। यहां पर पहले नंबर पे बात आ रही, देखो भाई, इन्होंने 287 मैच खेले, जिनमें सबसे ज्यादा अब तक 14,000 रन बनाए। 287 मैच की पारी खेली है, जिसमें सबसे ज्यादा रन बनाए 14,000 रन बनाए। याद रखना, जबकि आपके सचिन ने कितनी पारियां खेली थी? तो सचिन ने यहां पर आपके लगभग 300 से ऊपर पारी खेली थी, तब जाके 18,246 रन बनाए थे। तो याद रखना दोस्तों, विराट कोहली ने 287 मैच की पारी खेली, जिसमें 14,000 रन बनाए, और ये पहले खिलाड़ी बन गए हैं दोस्तों। इन्होंने 51 शतक लगाए। कितने शतक लगाए? इन्होंने अब तक कुल 51 शतक लगा चुके हैं। ये सबसे तेज रफ्तार की ओर से बढ़ रहे हैं दोस्तों। 14,000 रन कितना होता है आप जानते हैं। बात करता हूं, विराट कोहली एक दिवसीय क्रिकेट के इतिहास में सबसे तेज 14,000 रन बनाने वाली खिलाड़ी बन गए हैं। विराट कोहली ने यह उपलब्धि पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियन ट्रॉफी के दौरान हासिल की है दोस्तों। पाकिस्तान के खिलाफ चैंपियन ट्रॉफी दौरान हासिल की है। अगर बात करता हूं, इन्होंने पहले महान, अगर बल्लेबाज की बात करता हूं मैं, इनसे भी पहले महान बल्लेबाज जो थे वो कौन थे दोस्तों? सचिन तेंदुलकर। ये सचिन जो थे, इन्होंने 18,246 रन बनाए थे। 18,000 कितने बनाए थे दोस्तों? 246 रन बनाए थे। और अगर बात करता हूं श्रीलंका के खिलाड़ी की, तो कुमार संगकारा ने 14,234 रन बनाए थे। तो याद रखना, विराट कोहली यहां पर अब यहां पर तीसरे नंबर पे बात चल रही थी, लेकिन अभी कौन से नंबर पे आ चुके हैं? ये सबसे तेज रफ्तार से बनाने वाले जो रन थे, वो 14,000 रन बनाए विराट कोहली ने। और इससे पहले कौन थे? तो याद रखना, हम बात कर रहे हैं सीधा सा सचिन, और सचिन पहले नंबर पे है क्योंकि इन्होंने 18,246 रन बनाए। दूसरे नंबर पे हम बात कर रहे हैं यहाँ पर श्रीलंका की खिलाड़ी कुमार संगकारा ने 14,234 रन बनाए, और ये 14,000 रन बनाकर अब वर्तमान में यहां पर तेज रफ्तार से चल रहे हैं। आगे थोड़ा सा और बात कर लेता। 36 साल की उम्र में कोहली सबसे तेज 13,000 वनडे रन बनाने वाले खिलाड़ी थे, और सचिन तेंदुलकर ने 350 पारियों में, और श्रीलंका के कुमार संगकारा ने यहां पर 378 पारियों में ये रन बनाए थे। ये भी आपको याद रखना है साथियों। बात आपके सामने समझ में आई होगी, एक बार थम्स अप कर दीजिए। उम्मीद है आपको कि बात समझ में नहीं आई है, तो आपको एक बार फिर रिपीट कर देता हूं मैं। तो याद रखना, कभी भी अगर आपके सामने क्वेश्चन आ जाए कि अभी वर्तमान में सबसे तेज रफ्तार से चलने वाले जो विराट कोहली है, इन्होंने भारत और पाकिस्तान के मैच में अभी जो जीत दिलाई है उसमें शतक मारा था, तो इन्होंने अब तक 51 शतक मार दिए, और 51 शतक मारने के साथ साथ इन्हों जो कुल स्कोर जो बना है रन का, वो 14,000 रन बना चुके हैं। 287 इन्होंने पारी खेली है। कुल पारी कितने खेली? 287 पारी खेली है दोस्तों। प्रद्युमन जी मीना को बिल्कुल सही बताए। हाँ बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत बहुत धन्यवाद आपको। यहां पर चलते हैं, बात करते हैं आगे।
अभी आपके सामने क्वेश्चन नंबर 7, यहां पर 7वां क्वेश्चन है और आपको यहां एक इमेज दिख रही होगी। ये कौन कौन है दोस्तों? एक तो है भजन लाल जी और एक है आपके सामने दिया कुमारी जी। ये एक दूसरे के साथ में क्या कर रहे हैं, इन्होंने एक फाइल ले रखी है और ये फाइल है आपके बजट की फाइल। कौन सी फाइल है दोस्तों? बजट की फाइल है, जिन्होंने अभी हाल में राजस्थान में यहां पर बजट पेश किया है दोस्तों। किया है ना। चलते बात करते हैं, हाल ही में जिस राज्य का पहला हरित बजट प्रस्तुत किया गया है, हाल ही में जिस राज्य का पहला हरित बजट प्रस्तुत किया गया है वह कौन सा राज्य? ऑप्शन ए ओडिशा, ऑप्शन बी पश्चिम बंगाल, ऑप्शन सी राजस्थान, ऑप्शन डी आपके सामने मध्य प्रदेश। जब आपके सामने दो झांकियां दिख रही है, एक है भजन लाल जी, यहां के राजस्थान, क्या आ जाएगा आंसर? राजस्थान। तो ये राजस्थान के मुख्यमंत्री है दोस्तों। मुख्यमंत्री कौन है? भजन लाल जी। कौन है दोस्तों? भजन लाल जी। और दिया कुमारी जो है, ये दिया कुमारी है, ये क्या है दोस्तों? उप मुख्यमंत्री है, राजस्थान की उप मुख्यमंत्री है, जिन्होंने अभी फाइनल बजट को पेश किया है दोस्तों। तो क्या आ जाएगा आंसर? राजस्थान। क्या आ जाएगा? राजस्थान। ऑप्शन नंबर बिल्कुल आपका सही आंसर है सी। बिल्कुल सही आंसर है सी। मनीषा मीणा जी का बिल्कुल सही आंसर आया, अंकिता मीणा जी का भी बिल्कुल सही आंसर आया, बंसी जी का भी बिल्कुल सही आंसर आ रहा है ऑप्शन नंबर सी, और प्रद्युमन जी का भी बिल्कुल सही आंसर आ रहा। राजस्थान सरकार के हैं दोनों ये चेहरे, और दोनों चेहरे बीजेपी सरकार के हैं दोस्तों, याद रखना, बीजेपी के हैं। और एक है भजन लाल जी और एक है आपके दिया कुमारी जी, दोनों हैं। बिल्कुल अपने सपनों को साकार करने के लिए इतनी शिद्दत से मेहनत करो कि आपके सपनों पर हंस रहे वो कल वही आपके लिए तालियां बजाएंगे। बिल्कुल सही कहा है प्रद्युमन जी ने। यानी अपने सपने को अगर आपको पाना है, अपनी मंजिल को अगर आपको चाहिए, तो दोस्तों जो व्यक्ति आपके लिए आज यहां पर जो आपके निगाहों को इस प्रकार से देख रहे हैं, आपके लिए इतनी बातें बना रहे, लेकिन जिस दिन आपकी मंजिल मिल जाएगी, जिस दिन आपको सफलता मिल जाएगी, वही व्यक्ति आपके लिए क्या करेंगे? कल तालियां बजाएंगे दोस्तों। अभी आपके ऊपर निगाहें हैं, लेकिन कल आपके ऊपर क्या रहेगी? तालियां बजाते हुए ये कहेंगे कि यार ये तो कर नहीं सकता था, लेकिन इसने करके दिखाया। तो जिंदगी में हमेशा सफलता ही पानी है, तो लगातार मेहनत करते रहे। जीवन में कुछ भी नहीं चाहिए दोस्तों, अगर किसी को झुकाना है तो कलम से झुकाओ, क्योंकि एक शिक्षा ही है जो आपके दुनिया में सबसे बड़ी ताकत है। अच्छे अच्छे को गिरा देती है, अच्छे अच्छे को झुका देती है। तो दोस्तों आपको याद रखना, एक अच्छी पोस्ट पे जाना, अपनी मंजिल को प्राप्त करना है और अपने सपनों को कभी नहीं भूलना दोस्तों। सपने को पाना है तो दोस्तों सपने दिन में नहीं देखे जाते, रात में देखते हैं क्या दोस्तों? रात में देखने वाले सपने कभी साकार नहीं होते हैं, लेकिन दिन में देखने वाले सपने हमेशा जिंदगी में सफलता दिलाते हैं। तो सपनों को दिन में देखा करो, रात के सपने अधूरे होते हैं, दिन के सपने पूरे होते हैं। तो सपना दिन में ही देखना। बात कर लेते हैं थोड़ा सा। तो देखिए हाल ही में किस राज्य में पहला हरित बजट प्रस्तुत किया था? राजस्थान में। किसने किया था? दिया कुमारी जी ने, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी ने किया था। थोड़ा सा इसके बारे में बता देते हैं। जिसका कुल परिव्यय खर्च कितना है दोस्तों? 5.37 लाख करोड़। इसका कुल व्यय खर्च कितना है दोस्तों इस बजट का? 5.37 लाख करोड़, जिसके अंदर वैकेंसियां भी रहेगी, जिसके अंदर रोजगार भी रहेगा, जिसके अंदर सड़क का भी रहेगा, और जो भी कार्य करवाने हैं वो सभी इसी के अंतर्गत आ जाएंगे, इस हरित बजट के अंदर। यहां पर याद रखना, दिया कुमारी ने राजस्थान का पहला हरित बजट प्रस्तुत किया है। किसने किया है दोस्तों? दिया कुमारी ने। राजस्थान के उप मुख्यमंत्री है दिया कुमारी जी। इन्होंने 2025-26 के लिए राजस्थान का पहला ग्रीन बजट पेश किया है। तो याद रखना कुल बजट कितना पेश किया है? 5.37 लाख करोड़ रुपए का। यह आपको ध्यान रखना है। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत धन्यवाद आपको साथियों। चलते हैं आगे, बढ़ते हैं अपनी मंजिल की ओर। अब देखिए आपके सामने एक चेहरा आया होगा, उस चेहरे को आप पहचान कीजिए। तिरंगे से लग रहा होगा कि भारत का ही आदमी होगा, लेकिन है कौन? हाल ही में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी BVR सुब्रमण्यम का कार्यकाल कितना बढ़ाया गया है? हाल ही में नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी अधिकारी जो है BVR सुब्रमण्यम, कार्यकाल कितना बढ़ा दिया गया है? याद रखना दोस्तों 1 साल। कितना साल बढ़ा दिया है? 1 साल बढ़ा दिया गया है। यही बात आपको ध्यान
रखना है दोस्तों। 1 साल आपके और बढ़ा दिए गए नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी पदाधिकारी जो होते हैं उनका। कौन है दोस्तों? सुब्रमण्यम जी है। आगे बात कर लेते हैं, क्वेश्चन आपके सामने है, चलते क्या कहते हैं। नीति आयोग के मुख्य कार्यकारी जो अधिकारी है BVR सुब्रमण्यम, इनका 1 साल के लिए क्या कर दिया, कार्यकाल को बढ़ा दिया गया है। आगे बात करते हैं दोस्तों, क्वेश्चन नंबर आपके बिल्कुल अच्छा क्वेश्चन है, नवा क्वेश्चन है। शिक्षा वह जुनून है जो जिंदगी बना देती है। बिल्कुल अंकिता मीणा जी, शिक्षा वह जुनून है जो जिंदगी को बना देती है। शिक्षा वह श्रेणी है जिसका दूध जितना पिएगा उतना क्या होता है, दहाड़ता है। यह भी आपको ध्यान रखना है। हाँ, रेखा गुप्ता दिल्ली के CM बने, बहुत बढ़िया प्रद्युमन जी, ये भी याद रखना। दिल्ली के जो नई CM बनी है, अभी दिल्ली की नई CM जो बनी है दोस्तों, मुख्यमंत्री जो बनी है, ये दिया गुप्ता बनी है। दिया गुप्ता, रेखा गुप्ता जी है, याद रखना दोस्तों, रेखा गुप्ता जी, दिया गुप्ता जी नहीं है, रेखा गुप्ता जी। कौन बनी? रेखा गुप्ता जी, गुप्ता। ये किसके स्थान पर? तो ये भी याद रखना दोस्तों, ये आपके जो आम पार्टी की जो आपकी सरकार थी, ये इनके स्थान पर बीजेपी सरकार जो बनी है, रेखा गुप्ता, ये चौथे नंबर की महिला मुख्यमंत्री बनी है। चौथे नंबर की महिला मुख्यमंत्री बनी है। कितने नंबर की बनी है? चौथे नंबर की। अब तक कितनी मुख्यमंत्री बन चुकी है महिला? 4। पहले नंबर की कौन थी? सुषमा स्वराज, मात्र 52 दिन के लिए मुख्यमंत्री बनी थी, जो आपके 52 दिन का कार्यकाल इसका जो किया इन्होंने, ये बीजेपी से बनी थी दोस्तों। दूसरे नंबर पे कौन थी? याद रखना, शीला दीक्षित। और शीला दीक्षित जो बनी थी सबसे ज्यादा 15 साल के लिए मुख्यमंत्री बनी थी, ये कांग्रेस सरकार से थी। तीसरी नंबर की थी मार्लेना, जो आपके आम आदमी की पार्टी की सरकार की थी मुख्यमंत्री। चौथे नंबर की बनी रेखा गुप्ता जी। हाँ जी, बिल्कुल मनीषा जी, बिल्कुल सही कह रहे हो आप। पता तो था लेकिन बोलने में थोड़ा सा गलत हो गया, इसलिए आपको ध्यान रखना। दिया जी तो आपके कौन है? यहाँ राजस्थान के मुख्यमंत्री है। और रेखा गुप्ता कौन है दोस्तों? जो आपके यहाँ दिल्ली की नई CM बनी है। चले बात करते हैं, आगे चल लेते हैं। चलो भैया, क्या बिल्कुल क्वेश्चन आपके सामने। निम्नलिखित में से किस IIT ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपर लूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है दोस्तों? निम्नलिखित में से IIT ने एशिया की पहली वैश्विक हाइपर लूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है। ऑप्शन ए IIT मद्रास, ऑप्शन बी IIT रुड़की, ऑप्शन सी IIT खड़गपुर, ऑप्शन डी IIT दिल्ली। यहां पर 4 ऑप्शन है, 4 ऑप्शन में से जल्दी से बताइए। बच्चे बता रहे बिल्कुल IIT मद्रास बता रहे हैं, कोई बता रहा है बिल्कुल ऑप्शन नंबर ए की ओर बढ़ रहा है, कोई बता रहा है कि आपके सामने हाँ बजट की क्लास कब लेकर आओगे सर? बिल्कुल आपके बजट की क्लास में अभी आपके लिए चुन रहा हूं, उसमें से कौन कौन वेरी इंपॉर्टेंट चीजें, उन्हीं चीजों को हम बातें करेंगे। इसलिए अभी आपके लिए थोड़ा 1 आध दिन का और टाइम लगेगा, इसलिए आपके 1 या 2 दिन के अंदर आपकी क्लास लेकर आ जाऊंगा यहां पर, राजस्थान बजट की क्लास बिल्कुल साथियों लेकर आऊंगा। तो दोस्तों याद रखना, निम्नलिखित में किस IIT ने एशियाई के पहले वैश्विक हाइपर लूप प्रतियोगिता की मेजबानी की है? तो दोस्तों याद रखना, IIT मद्रास ने। किसने की है? IIT मद्रास ने। ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही आंसर है। थोड़ा सा इसके बारे में बात कर लेते हैं। इस वैश्विक हाइपर लूप प्रतियोगिता 2025 में 200 छात्रों वाली 10 टीमें क्या रहेगी दोस्तों? भाग लेगी। 10 टीमें इसमें क्या रहेगी दोस्तों? भाग लेगी। 200 छात्रों वाली 10 टीमें। ये आयोजन जो है दोस्तों 21 से 25 फरवरी तक चलाने वाली इस कार्यक्रम में दुनिया भर से 21 से 25 फरवरी तक चलने वाले इस कार्यक्रम में दुनिया भर से प्रतिनिधित्व करने वाले 150 उद्योग प्रतिनिधित्व भाग लेंगे। कितने व्यक्ति? 150 उद्योग प्रतिनिधित्व भाग लेने वाले व्यक्ति भी इसमें शामिल रहेंगे। 200 छात्रों की जो 10 टीमें रहेगी दोस्तों, उसके लिए 150 उद्योगपति यहां पर प्रतिनिधित्व करने वाले आएंगे। तो ऑप्शन नंबर आपका बिल्कुल जो मैंने बताया IIT यहां पर मद्रास, ऑप्शन नंबर ए सही आंसर है।
आगे बात कर लेते हैं थोड़ा सा, और यहां पर आपके सामने है हाल ही में खजुराहो नृत्य महोत्सव। हाल ही में खजुराहो नृत्य महोत्सव के कौन से संस्करण का आयोजन किया गया है? हाल ही में खजुराहो नृत्य महोत्सव के कौन से संस्करण, देखो भैया क्वेश्चन संस्करण से पूछ रहा है। ये आपके एक मंदिर दे रखा है, मंदिर के यहाँ पर नृत्य किया जा रहा है दोस्तों। नृत्य यहाँ पर बहुत सारे प्रकार से आते हैं, काचीकुड़ी होती है, आपके कथकली आती है, और इसके अलावा बहुत सारे अलग अलग आते हैं, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। बात कर रहे हैं आपके सामने यहाँ पर खजुराहो नृत्य महोत्सव का कौन सा संस्करण। ऑप्शन है 50वां, ऑप्शन बी 51वां, ऑप्शन बी 52वां, ऑप्शन सी आपका 53वां। तो कौन सा संस्करण है दोस्तों? बच्चों के आंसर आ रहे हैं यहाँ पर, बच्चों के आंसर आ रहे हैं ऑप्शन नंबर ए की बात करें दोस्तों, इसका सही आंसर रहेगा आपका ऑप्शन नंबर बी 51वां संस्करण है दोस्तों खजुराहो नृत्य महोत्सव का। इस संस्करण के अंतर्गत हम बात कर रहे हैं, तो कौन सा संस्करण है दोस्तों? 51वां। तो ये आपका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही आंसर है। आगे थोड़ा सा बात कर लेता हूं मैं। ये जो आयोजन है दोस्तों मध्य प्रदेश के खजुराहो में 51वें खजुराहो नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। यहां पर कहां पर दोस्तों? खजुराहो जो है आपका मध्य प्रदेश में, और मध्य प्रदेश के खजुराहो में 51वें संस्करण का जो नृत्य महोत्सव का आयोजन किया गया है। यह 7 दिवसीय तक होता है दोस्तों। कितने दिवसीय तक? 7 दिवसीय तक होता है। यह महोत्सव भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा पर आधारित होता है। भारतीय शास्त्रीय नृत्य परंपरा पर आधारित होता है, जो 7 दिवसीय होता है दोस्तों। कितने दिवसीय होता है? 7 दिवसीय। अगर बात करते हैं, यह महोत्सव हर साल छतरपुर जिले के, मध्य प्रदेश में पड़ता है, छतरपुर जिले में स्थित भव्य खजुराहो शहर में, कहां पर दोस्तों? भव्य खजुराहो शहर में आयोजित किया जाता है। यह महोत्सव हर साल छतरपुर जिले में स्थित भव्य खजुराहो शहर में आयोजित किया जाता है। यहां पर जो कलाकार ऐतिहासिक स्मारकों की पृष्ठभूमि में प्रस्तुति देते हैं। यहां पर याद ना, जितने भी कलाकार होते हैं ये स्मारकों की पृष्ठभूमि में प्रस्तुति देते हैं। यहां पर एक महोत्सव जो मना रहे हैं हम, ये महोत्सव में आपके जो नृत्य होते हैं, तो कौन कौन से नृत्य होते हैं? तो याद रखना दोस्तों, कथक होता है, भारतनाट्यम होता है, ओडिसी होता है, कुचिपुड़ी होता है, मणिपुरी होता है, कथकली होता है, जैसे भारतीय शास्त्रीय नृत्य शैलियों की स्मृति को, इस समृद्धि को दर्शाता है दोस्तों। तो ये सभी नृत्य होते हैं यहाँ पर इस महोत्सव में, तो ये भी आपको ध्यान रखना है। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, अगला क्वेश्चन है दोस्तों, देखो भाई, मध्य प्रदेश से अगर बात आती है तो मध्य प्रदेश के जो मुख्यमंत्री है कौन है दोस्तों? मोहन यादव। मोहन यादव ने 20 फरवरी को इसका उद्घाटन किया है दोस्तों। इस उत्सव का क्या किया था? उद्घाटन किया था। याद रखना, किसने किया था? मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने किया था। कब किया था? 20 फरवरी को। खजुराहो नृत्य महोत्सव की जो शुरुआत की गई थी दोस्तों मध्य प्रदेश में 1975 में की गई थी। कब की गई थी? 1975 में इसे यहां पर शुरुआत किया गया था। चलते हैं, बात करते हैं आगे। क्या कहता है क्वेश्चन दोस्तों? क्वेश्चन नंबर 11वां, निम्न में से किस स्थान पर मानव निर्मित द्वीप, दोस्तों क्या कह रहा है? निम्नलिखित में से किस स्थान पर मानव निर्मित द्वीप पर भारत के पहले अप तटीय हवाई अड्डे का निर्माण, अप तटीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा? ये दोस्तों एक हवाई अड्डा है जिसके चारों तरफ पानी है, जिसके चारों तरफ क्या है दोस्तों? पानी है, पानी। तो ये आपके चारों तरफ क्या है दोस्तों? ये जो पानी है ये समुद्र में है। ये हवाई अड्डा है जहां पर ये जहाज है दोस्तों, ये जहाज उतरे चढ़ रहे, इसके लिए निर्माण किया जा रहा है। तो ये इसके चारों तरफ क्या रहेगा? पानी रहेगा, समुद्र के बीचों में ये हवाई अड्डा बनाया जा रहा है, मानव निर्मित द्वीप है दोस्तों। तो ये कहां पर है? ऑप्शन ए मुंबई, ऑप्शन बी लक्षद्वीप, ऑप्शन सी कोच्चि, ऑप्शन डी विशाखापट्टनम। तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि ये जो स्थान है दोस्तों, ये स्थान आपके कहां पर है? तो याद रखना मुंबई में। कहां पर बनाया जा रहा है? मानव निर्मित द्वीप मुंबई में, समुद्र में बनाया जा रहा है, जो भारत के पहले अप तटीय हवाई अड्डे का निर्माण किया जाएगा। यहां पर आपको ये ध्यान रखना है, क्वेश्चन आता है कि मुंबई जो है
मुंबई कौन से द्वीप पर बसा हुआ है दोस्तों? कौन बता सकता है मुंबई कौन से द्वीप पर बसा हुआ है? बच्चे कमेंट कर रहे हैं यहां पर। ऑप्शन बी बी बी, अंकिता मीना जी, बंसी जी, बिल्कुल यहां पर इसका सही आंसर आएगा साथियों ऑप्शन ए मुंबई। अगर आपसे पूछ लिया जाए मुंबई कौन से द्वीप पर बसा हुआ है, कौन बताएगा दोस्तों? तो याद रखना मुंबई सॉलसेट, कौन सा द्वीप है दोस्तों? सॉलसेट द्वीप पर। कौन से द्वीप पर? सॉलसेट द्वीप पर बसा हुआ है। याद रखना ये यहां पर इसे हम बात करें, मुंबई जो शहर है आपका सॉलसेट द्वीप पर बसा हुआ है। ये भी आपको ध्यान रखना, द्वीप में से अगर क्वेश्चन आ जाए तो। आगे बात कर लेते हैं, थोड़ा सा इसके बारे में जानकारी बता देते हैं। देखो भाई, मुंबई सॉलसेट द्वीप पर के ऊपर बसा हुआ है। यह हवाई अड्डा भारत के पश्चिमी तट पर बंदरगाह, कौन सा दोस्तों? बंदरगाह, बंदरगाह के पास एक कृत्रिम द्वीप पर बनाया जाएगा। कृत्रिम द्वीप पर बनाया जाएगा जो मानव द्वारा निर्मित रहेगा। मानव द्वारा निर्मित रहेगा यह द्वीप, इस द्वीप पर बनाया जाएगा दोस्तों। हम बात करते हैं, बिल्कुल यहां पर बच्चे आंसर दे रहे हैं, बिल्कुल सही आंसर आ रहा है दोस्तों। एक बार कमेंट करके बताओ मुझे अभी तक आपकी कितने क्वेश्चन राइट निकले। मैं आपके लिए महामैराथन की क्लास बहुत जल्दी लेकर आऊंगा दोस्तों। जनवरी और फरवरी महीने की संपूर्ण क्लास आपके लिए लगभग 100 से भी अधिक क्वेश्चन आपके लिए करंट अफेयर के लेकर आऊंगा, जो आपके जीवन में, आपके एग्जाम में रामबाण साबित रहेंगे साथियों। क्योंकि यही जो प्रश्न आपको देखने को जब एग्जाम में मिलेंगे तब आपके दिमाग में ये बात आएगी कि यार ये हमने क्वेश्चन को कर रखा है और इस क्वेश्चन का सही आंसर आपके सामने है, और ऑप्शन जो भी रहेगा ये आपके साथ में रहेगा। आप बात करते हैं दोस्तों, यहां पर एक आपके क्वेश्चन है दोस्तों, निम्न में से किस राज्य में सिमोलू उत्सव, कौन सा दोस्तों? सिमोलू उत्सव का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है। निम्न में से किस राज्य में सिमोलू महोत्सव का दूसरा संस्करण, कौन सा संस्करण दोस्तों? सिमोलू का दूसरा संस्करण आयोजित किया गया है। ये आपको देख रहा है, यहां पर एक डायग्राम दिख रहा है जिसमें देखो अनेक सारे यहां पर जो एक रेसलिंग कर रहे हैं, साइकिल से जा रहे हैं, और यहां पर देखो औरतें सभी तरफ, यहां पर दोनों तरफ रोड के इधर भी और उधर भी इन बच्चों को देख रही है, साइकिल जो चला रहे, प्रतियोगिता हो रही है। तो यह जो आपका एक कौन सा सिमोलू महोत्सव है दोस्तों, जिसकी एक प्रतियोगिता होती है, इसका दूसरा जो संस्करण आयोजित है वो असम में हुआ। कहां पर हुआ दोस्तों? असम में आयोजित हुआ है। यह आपको ध्यान रखना है, यह आपका असम में आयोजित हुआ है। आगे बात कर लेते हैं ऑप्शन नंबर, बिल्कुल आपके लगभग आज के जो मैंने सारे क्वेश्चन करवाए आपको, और लगभग आपके सारे क्वेश्चन हो चुके हैं साथियों। मैं उम्मीद करता हूं कि आज अपन ने 12 क्वेश्चन किए दोस्तों। 12 क्वेश्चन आप अगर डिटेल से पढ़ते हैं तो 12 क्वेश्चन से आपके कितने क्वेश्चन बनते हैं? 50 क्वेश्चन बनते हैं। एक क्वेश्चन आपके 5 क्वेश्चन बना देता है दोस्तों। 4 ऑप्शन होते हैं, 4 ऑप्शन की बात करेंगे तो यहां पर प्रत्येक बारे में आपको बताया जाता है। बिल्कुल यहां पर बच्चों के आंसर आ रहे हैं, असम बिल्कुल सही आंसर है यहां पर। और तो बात करें दोस्तों, अब अगली जो क्लास आपके सामने रहेगी, ये क्लास आपके लिए अगले दिन जो भी आपके साथ में रहेगी, तो यहां पर और भी वेरी इंपॉर्टेंट प्रश्न आपके लिए लेकर आएंगे। जो विद्यार्थी अगर रेलवे की तैयारी कर रहा है, राजस्थान पुलिस की तैयारी कर रहा, पटवारी, सीईटी, बीएसटीसी, पीटीटी या एसएससी, बैंक, रेलवे की अगर तैयारी ऑफलाइन बैच में करना चाहता है तो हमारी कोचिंग है दोस्तों केशवपुरा चौराहे पे अमर पंजाबी ढाबे के पास में, लर्न प्रेप कोचिंग के नाम से दिया गया है। तो आप ऑफलाइन बैच को स्पेशल बैच में ज्वाइन कर सकते हैं। ऑफलाइन बैच में अगर आपको पढ़ना है दोस्तों तो आप संपूर्ण तरीके से संपूर्ण कोर्स के साथ में आप बैच को ज्वाइन कर सकते हैं। तो सभी को राधे राधे, जय श्री कृष्णा, सभी को धन्यवाद।